नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस मूवी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में। ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो आज हम बात करने वाले हैं द नन 2 मूवी के बारे में। और ये मूवी इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक थी। ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स का पार्ट है और ये मूवी उसे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट भी करती है। इसमें ढेर सारे हिंट्स हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर काफ़ी मज़ा आया था। तो स्पॉइलर की परवाह नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत होती है डरबस्कॉन 1956 फ्रांस में, यानी कि 1952 के इवेंट्स के 4 साल बाद। यहाँ पर एक चर्च को देखते हैं जहाँ एक बच्चा जैक होता है जो कि रेगुलरली चर्च जाया करता था और फादर के कामों में हाथ बटाता। यहाँ ये फादर काफी जरूरी थे क्योंकि ये यहाँ किसी खास मकसद से थे। खैर, आज के मास के बाद वो अपने काम को खत्म कर रहा होता है और यहाँ पर वो वाइन को नीचे रखने जा रहा होता है कि तभी उसे किसी की हलचल का एहसास हो, जिसे वो चेक करता है तो उसे काफी भयानक आवाज सुनाई देती है और वो फादर को बुलाने जाता है और तभी फादर वहाँ पर आते हैं। जब वो दोनों चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें होली वाटर बहुत तेजी से उबलता हुआ दिखाई देता है जो कि भाप बनकर उड़ जाता है और उसी के पीछे हम किसी शैडो को देख पाते हैं जहाँ पर बहुत ही खौफनाक मंजर हमको दिखता है और इसको हम अच्छे से जानते हैं ये कोई और नहीं बल्कि नन यानी कि डीमन वेलेक होता है। और ये फादर को बड़ी बेरहमी से हवा में उड़ाता है और उन्हें जिंदा जलाकर खत्म कर देता है। और यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि रैंडमली वेलेक ऐसे ही सबको मार रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वेलेक का एक बहुत खतरनाक मकसद था, डीमन वेलेक का एक बहुत ही भयानक मकसद था इसके पीछे। खैर, इसी के साथ हम उस चर्च के टॉप फ्लोर पर नन को देखते हैं और नीचे एक व्यक्ति अपना बैग लेकर वहां से बाहर आता हुआ नजर आता है, यानी कि ये आदमी और वेलेक दोनों जुड़े हुए थे। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सिस्टर आयरीन को, जो कि अब किसी चर्च में रहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि नन के इवेंट्स के बाद कहानी 4 साल आगे जा चुकी है और यहाँ पर किसी को भी सिस्टर आयरीन के बारे में ज्यादा नहीं पता होता है कि उन्होंने आखिरी मूवी में वेलेक से लड़ाई करी थी, बल्कि सब यही जानते हैं कि वो जो कोई भी सिस्टर थी वो कहीं दूर चली गई थी या फिर पागल हो गई। खैर, अब आयरीन यहाँ पर अच्छी खासी लाइफ को बिता रही होती है और गॉड की शरण में होती है। तभी यहाँ पर हमें एक नई लड़की डेब्रा दिखाई जाती है, जिसका इंटरेस्ट यहाँ पर नन बनने में और गॉड की तरफ काफी कम होता है। अब वो दोनों बात करती है जहाँ पर डेब्रा अपने बारे में बताती है कि उसके फादर ने उसे यहाँ पर भेज दिया है क्योंकि उसके भाई देश सेवा के लिए गए हैं और फादर ने उसे गॉड की सेवा के लिए भेज दिया। इस पर ये दोनों थोड़ा सा मजाक करती हैं। सिस्टर आयरीन अपने बारे में बताती है कि उसके फादर ने उसको यहाँ पर भेजा और वो उसको कुछ खास पसंद नहीं करते थे। इवन वो उसकी मदर को भी पसंद नहीं करते थे और उसको अपनी माँ के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं। वो छोटी मोटी झलकियां याद है और इन झलकियों में हम उसकी माँ को भी देख पाते। और नापसंद करने का रीजन यही था कि यहाँ पर जो उनको विजन्स वगैरह आते हैं वो सबको झूठ लगते थे। खैर, यहाँ पर अब चर्च में आखिरी मूवी के हादसों के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो नन खुद सिस्टर आयरीन थी। इनफैक्ट वो खुद इन चीजों से दूर रहना चाहती थी क्योंकि भले ही वो ईविल को हराने में कामयाब हो गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि इंसान के अंदर डर होता है जो कि उसके अंदर घर कर चुका था। खैर, तभी यहाँ पर मूवी का सीन थोड़ा सा शिफ्ट होकर फ्रांस के अंदर एक बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ पर आखिरी मूवी का फ्रेंची या फिर मॉरिस काम कर रहा था। और इस स्कूल को मैडम लॉरेंटो चलाया करती थी और नेचर वाइज वो काफी एग्रेसिव होती है मॉरिस के साथ, जिसके पीछे एक रीजन है। असल में उनका बेटा सेड्रिक यहीं पर चैपल के अंदर मारा गया था, जिसकी वजह से चैपल के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। खैर, यहाँ पर एक सोफी नाम की मासूम सी लड़की भी पढ़ती है जिसकी मदर कैट यहाँ पर पढ़ाती है और मॉरिस सोफी का बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी कैट से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उसकी काफी केयर भी करता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 3-4 ऐसी लड़कियां हैं जो कि सोफी को बुली करती रहती है, जिनसे अक्सर मॉरिस उसको बचाता है। वो उसको उसका बॉयफ्रेंड कहकर चिढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्लियरली देख पाते हैं कि मॉरिस के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और हम जानते हैं कि वो क्या गड़बड़ है। उसके अंदर नन यानी कि डीमन वेलेक थी। इसके बाद में अगले सीन के अंदर हम एक लड़की को यहाँ पर देखते हैं जो कि कुछ सामान को डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आती है और उसको अजीब हालत में मॉरिस मिलता है। मॉरिस यहाँ पर कॉकरोचेस को खा रहा था और कॉकरोचेस को साफ करने के लिए इसी बोर्डिंग स्कूल की मैडम ने उसको बोला था। इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो पूरी लड़कियां थी उन्होंने मैडम के रूम के अंदर कॉकरोच डाल दिए थे। खैर, मॉरिस के अंदर से अचानक से वेलेक बाहर निकलकर उस लड़की को खत्म कर देती। और अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि शुरुआत में जो आदमी एक सूटकेस लेकर निकला था जिसने फादर को जलाकर मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था, जिसके अंदर नन थी यानी कि वेलेक।
और नन ऐसे ही किसी को नहीं मार रही थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर आयरीन को यहाँ पर नाइटमेयर्स आते हैं मॉरिस के, जो कि उससे मदद मांग रहा होता है, लेकिन तभी उसे वेलेक आकर डरा देता है, क्योंकि यहाँ पर वो इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद वो काफ़ी परेशान होने लगती है, लेकिन अब सीन वापस बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ पर वो बुली लड़कियां एक दिन सोफी को परेशान करती है और उसको उसी अबेंडन चैपल के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसको एक गेम खेलने के लिए बोलती है कि उन्हें विंडो पर बने हुए कोड को देखना होगा, जिसके अंदर डीमन की आई दिखाई देती है, और अगर उसने नजर हटाई तो डीमन आकर उसे खत्म कर देगा। और वो उसी को देखने लगती है, लेकिन वो तीनों लड़कियां उसे अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से हलचल शुरू हो जाती है और पैरानॉर्मल चीजें भी वहाँ पर होने लगती है। अब पहले नन उसे हॉन्ट करती है, जिससे डरकर वह भागने लगती है, लेकिन तभी मॉरिस जाकर उसको बचा लेता है, और तभी केट भी वहाँ पर आ जाती है, जो उसे अपने साथ ले जाती है। और फिर से सीन यहाँ पर आयरीन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसको रेवरेंड बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रीस्ट और नन्स की जान जा रही है, और रिसेंटली फ्रांस के चर्च के अंदर एक प्रीस्ट को जलाकर मार दिया गया, यानी कि वही शुरुआत वाला सीन। और ये काम उसी डीमन वेलेक का है, जो कि मरा नहीं है और खत्म नहीं हुआ है, वो वापस आ चुका है। इसको पहले भी सिस्टर आयरीन एक बार ऑलरेडी हरा चुकी है, तो दोबारा उसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टर आयरीन इसके लिए मना करने लगती है। उसका ये कहना था कि उसके साथ फादर बॉन भी थे, जो कि काफी अच्छी पोजीशन पर थे, उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन रेवरेंड यहाँ पर यह कहते हैं कि उनकी एजा से मौत हो चुकी है, और ये काम सिस्टर आयरीन को करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की और इंसानियत की बात थी, जिसके चलते सिस्टर आयरीन अपने डर पर काबू पाती है और यहाँ पर चल देती है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेवरेंड का ये मानना था कि ये मौतें ऐसे ही नहीं हो रही है, यहाँ पर जो सारी की सारी जड़ें हैं वो रोमानिया से जुड़ी है। लेकिन यहाँ पर वेलेक क्यों आ चुका है, इसका रीजन सिस्टर आयरीन ही पता लगा सकती थी। खैर, अब आयरीन फ्रांस के उसी चर्च के लिए निकल जाती है, जहाँ पर फादर को जलाकर राख कर दिया गया था, और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए सिस्टर डेब्रा चुपके से ट्रेन के अंदर चढ़कर उसके साथ निकल जाती है, जिस पर आयरीन उसको समझाती है कि ये ठीक नहीं होगा और पता चलने पर उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेब्रा उसे अपनी माँ की फोटो दिखाकर बोलती है कि वो भी जलकर मारी गई थी और वो उनको ही अपना गॉड मानती थी, और तब से उसका फेट टूट चुका है और उसे कोई भी मिरेकल नजर नहीं आया, और वो नहीं मानती कि वाइन को छूकर प्रेयर करने से जीसस क्राइस्ट के खून में बदल सकता है। और इस पर आयरीन बोलती है कि वो अपने फेथ पर ध्यान दे, फेथ से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, और फेथ के चलते बड़े बड़े मिरेकल हो सकते हैं, जो कि उसने खुद देखे हैं। और मेरे ख्याल से डेब्रा यहाँ पर उसी मिरेकल को देखने आई थी। खैर, इसी बीच वो उसको अपनी मदर की कहानी भी सुनाती है कि उसने उससे झूठ कहा था। उसे अपनी माँ अच्छे से याद है, जो कि गॉड में बहुत मानती थी और उनको गॉड की साइड मिली हुई थी, लेकिन उसके हस्बैंड उसको पागल समझते थे, और फिर उसके पिता ने उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था हमेशा के लिए, जिसके बाद से वो उनको नहीं देख पाई। खैर, अब वो दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और आयरीन को यहाँ पर आते ही जैक के विजन्स आने लगते हैं, यानी कि चर्च के अंदर आते ही। और जैक ने यहाँ पर उसे क्रोसिड एक्स भी पकड़ाया था, और यहाँ पर वो थोड़ी बहुत छानबीन करती है, और नन के विजन्स उसे बार बार हॉन्ट करते रहते हैं। और तभी उसे खेलता हुआ जैक मिल जाता है, लेकिन वो उसे कुछ खास नहीं बताता है। वो बस ये बोलता है कि हाँ, उसने देखा था शैडो को, यानी कि वेलेक को, और तभी उसे नन हॉन्ट करती है, जो कि काफी बेहतरीन सीन होता है। आपने ट्रेलर के अंदर देखा होगा वो सीन, जहाँ पर किताबें अपने आप पलटकर नन का यानी कि वेलेक का रूप ले लेती है, तो यहाँ पर वही सीन आता है। अब यहाँ पर नन सिस्टर आयरीन का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद में वो किसी नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। इसके बाद में सिस्टर आयरीन बेहोश हो जाती है और डेब्रा आकर उसको बचाती है, और तभी हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है कि मॉरिस बार बार वेलेक के द्वारा पॉजेस हो रहा था, और यहाँ पर बहुत सारी हॉन्टिंग हो रही थी, जिससे कि सोफी काफी डर जाती है। और यहाँ पर कॉन्जरिंग 2 का वो रेफरेंस आता है, या फिर ये कहे कि फ्यूचर इवेंट सोफी को दिखाई देते हैं कि एक गेट खुलता है, जो कि मेरे ख्याल से लॉरेन वॉरेन का ही घर था, और ये एग्जैक्ट वही सीन था जब लॉरेन ने यहाँ पर नन का नाम निकालने की कोशिश करी थी, यानी कि असली नाम, जब हॉलवे के अंदर उसको नन दिखाई देती है और यहाँ पर उसकी बेटी उस तरफ इशारा करती है। आगे सिस्टर आयरीन को हॉस्पिटल के अंदर होश आता है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि आखिरी टाइम मॉरिस ने उसका साथ दिया था, उसको बचाया था, और तभी वेलेक ने उसको अपना शिकार बना लिया, उसको अपने वश में कर लिया था, और इस तरह वो बच गया था, और अब सब जगह घूमकर वो लोगों की जान ले रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मूवी की शुरुआत में वो मॉरिस ही था जिसके अंदर नन समाई हुई थी, यानी कि वेलेक उससे ये सब करवा रहा था। अब डेब्रा उसको बताती है कि जैक उससे मिलने आया था और उसको एक हॉली क्रॉस देकर गया है। जी हाँ, जो कि सिस्टर आयरीन ने अपने सपने में यानी कि अपने विजन में देखा था, जिस पर कोई सिंबल बना हुआ था, और ये सिंबल सभी मरने वाले लोगों के क्रूसीफिक्स के ऊपर भी था, यानी कि ये बहुत ही खास है। और अब इस सिंबल का पता लगाने के लिए वो दोनों कैथोलिक आर्काइव्स में जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये सिंबल खानदानी सिंबल है, जो कि सेंट ल्यूसी के खानदान से है। और आयरीन ने अपने विजन्स के अंदर सेंट ल्यूसी की आंखें निकलते हुए देखी थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल रेलिक है, या फिर ये कहे कि एक प्राचीन चीज है।
और फिलहाल उसको छुपाया गया है। और तभी सिस्टर आयरीन कहती है कि ये सभी सेंट लूसी के ही वंशज हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि वैलक का एक खास मकसद था इन सभी को मारने के पीछे, तो वैलक यहाँ पर उन्हीं आंखों को लेना चाहता था, जिसके चक्कर में यहाँ पर उसने सभी खानदान वालों को खत्म कर दिया है। और वैलक आखिर इन्हें चाहता क्यों है, तो इससे उसे अपनी पावर्स वापस मिल जाएगी। लाइब्रेरियन यहाँ पर ये भी बोलता है कि वैलक एक फरिश्ता हुआ करता था जिसको गॉड ने निकाल कर उससे उसकी पावर छीन ली थी, और अब वो उस रैलिक से अपनी पावर्स को रिगेन करना चाहता है। फैक्ट यहाँ पर लाइब्रेरियन भी यही कहता है कि उन लोगों को उसे रोकना होगा, और अब वो उन्हें उस रैलिक की लोकेशन भी बता देता है, क्योंकि यहाँ पर उनको सारी चीजों की जानकारी मिल सकती थी। वो बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक अबैंडन चैपल में उनको दफन करा गया था, जहाँ पर शुरुआत में एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया था। और तभी हम समझ पाते हैं कि कहानी कहाँ पर छूट गई है, और मॉरिस असल में इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर उसी रैलिक को ढूंढ रहा था, यानी कि वैलक उसको ढूंढ रहा था। इसके चलते वो अपने सामने आने वाले लोगों को खत्म कर रहा है। अब आयरीन और डेब्रा वहाँ के लिए तुरंत ही गाड़ी से निकल जाते हैं, और इसी बीच हम स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर स्कूल की वो मैडम होती है, यानी कि प्रिंसिपल, जिसको अजीब तरह से घूमता हुआ मॉरिस मिलता है, जो कि चैपल की गेट पर अपना सर मार रहा था, जिसको वो होश में लेकर आती है और उसको सोने जाने के लिए भी कहती है। यहाँ पर मॉरिस बस यही कहता रहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आया। फिर मॉरिस वहाँ से चला जाता है, और तभी प्रिंसिपल को चैपल के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, जहाँ पर लॉक खोलकर वो अंदर जाती है, और तभी उसके मरे हुए बेटे सेड्रिक का घोस्ट उसे हॉन्ट करने लगता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर सेड्रिक की स्पिरिट को किसी और ने नहीं बल्कि नन यानी कि वैलक ही इस्तेमाल कर रहा था, ताकि वो उसकी मदर को अट्रैक्ट कर सके। और अब वैलक सेड्रिक की स्पिरिट के जरिए ही उसकी माँ को पिटवा पिटवा कर मार डालता है। और अब अगली सुबह जब वहाँ पर कैट आती है तो उसको वहाँ पर मैडम की लाश मिलती है, जिसको वहाँ से ले जाया जाता है। और यहाँ पर सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और टूट गए थे। तभी उसी शाम हम देख पाते हैं कि मॉरिस, केट और सोफी वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मॉरिस की तबीयत काफी खराब हो जाती है, और उसके शरीर पर यानी कि उसकी गर्दन के नीचे की साइड पर उल्टा क्रॉस बहुत भयानक दिख रहा था। और हम क्लियरली समझ पाते हैं कि नन का पोजीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और तभी वहाँ पर आयरीन और डेब्रा भी आ जाते हैं। वो मॉरिस से यहाँ पर सोफी और केट को दूर होने के लिए बोलती है, क्योंकि आयरीन यहाँ पर जानती थी कि मॉरिस के अंदर वैलक है। और तभी वैलक उसे पॉजेस कर लेता है और बहुत ही भयानक तरीके से मॉरिस को पकड़ लेता है। वैलक आयरीन को हेलो सिस्टर कहकर ग्रीट करता है। इसके बाद वो चैपल की तरफ निकल पड़ता है। चैपल की तरफ जाते हुए देखकर आयरीन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आयरीन को वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर देता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आयरीन को उठना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसके पास प्लॉट आर्मर होता है, जिसके चलते वो उठ पड़ती है। और डेब्रा भी यहाँ पर कोशिश करती है मॉरिस को रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं उठता। तभी सिस्टर आयरीन राइट्स को पढ़ने लगती है, जिसके चलते मॉरिस के अंदर का वैलक थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। और डेब्रा एक चीज लेकर उसके पीछे से मारती है, जिसके चलते मॉरिस बेहोश हो जाता है। वो उसको बांध कर एक जगह पर रख देते हैं ताकि यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाए। और ये सब लोग चैपल के अंदर निकल पड़ते हैं ताकि उनको सेंट लूसी की आंखें मिल जाए। चैपल के अंदर जाकर वो उसी रैलिक को ढूंढते हैं, और सोफी वहां पर उन्हें उस विंडो के बारे में बताती है, जो कि असल में एक मैकेनिज्म था जो कि सेंट लूसी के खानदान वालों ने ही यहाँ पर लगाया था, ताकि जब भी कोई अगला उनसे रिलेटेड या फिर कोई भी जानकार आएगा तो उसको यहाँ पर वो आंखें मिल जाएगी। सोफी बताती है कि जब भी यहाँ पर सूरज की रोशनी उस कोट पर पड़ती है तो उसकी आंखें चमकती है। अब डेब्रा वहाँ पर जाकर टॉर्च मारती है, जिसके चलते एक लाल रंग की रे जो होती है वो डायरेक्ट रास्ता दिखाती है कि कहाँ पर सेंट लूसी की आंखें हैं, जिसके चलते आयरीन वो रेलिक निकाल लेती है, और तभी मॉरिस भी जाग होता है। साथ ही साथ में उस विंडो पे जो गोट होता है, यानी कि जिसको ये डीमन समझ रहे थे, वो भी गायब हो जाता है। इसके चलते सोफी बहुत डर जाती है। अब तभी हम बाकी बच्चियों को देख पाते हैं जिनको वो गोट मॉन्स्टर यानी कि वैलक का रियल रूप हॉन्ट करने लगता है। अब ये रियल रूप हमने कॉन्जरिंग 2 के एंड में भी देखा था, जब यहाँ पर लॉरेन को उसका रियल नेम यानी कि वैलक पता चल गया था, जब वो उसको हॉल में बैनिश कर देती है। आगे वहाँ पर डेब्रा आ जाती है और बच्चियों को बचाने की कोशिश करती है। अब वो गोट मॉन्स्टर उनके तो पीछे पड़ा हुआ ही था, साथ ही साथ वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। और अब ये सभी भागकर एक दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर उसी प्रिंसिपल का होस्ट उन्हें हॉन्ट करता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा हुआ, क्योंकि ये सभी लोग सोफी को बहुत ज्यादा बुली करते थे। तभी सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है, जिसके साथ सोफी भी होती है, और यहाँ पर केट भी होती है, जो कि बाद में बच्चों के पास चली जाती है क्योंकि उन्हें उनकी आवाज आ रही थी। तभी सिस्टर आयरीन के ऊपर हमला करने के लिए पोजेस हुआ मॉरिस आ जाता है, और वो उससे रेलिक लेने लगता है। वो आयरीन को ओवर पावर कर ही रहा होता है कि तभी सोफी उस रेलिक को लेकर भाग जाती है, जो कि उस बक्से के अंदर होता है, जिस चीज का विजन आयरीन ने भी देखा था। जिसके बाद में मॉरिस सोफी के पीछे पड़ जाता है, और अब वो उससे जैसे तैसे बचकर भाग रही होती है, और वो टॉप पर पहुंच जाती है, और मॉरिस भी उसके पीछे था, और बिल्डिंग एक तरह से टूटने लगती है। जिसके पीछे रीजन ये होता है कि इस डरी हुई मासूम सी सोफी के हाथ में जो रेलिक होता है वो एक्टिवेट होने लगता है।
बहुत ही ब्राइट येलो लाइट उसके अंदर से निकलती है, जिसकी तरफ यहाँ वेलेक भी नहीं आ पाता और इसी फोर्स की वजह से यहाँ पर बिल्डिंग टूट गई थी। वेलेक सोफी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी आयरीन वापस आ जाती है, जो कि मोरिस को रोकती है और उसी रेलिक को लेकर उसके सामने रख देती है, जिससे बहुत ही खतरनाक लाइट निकलती है, जिससे कि वो तड़पने लगता है और ऐसा लगता है कि जिससे वो मर गया है, जिससे कि सोफी और आयरीन बहुत ही दुखी हो जाती है। अब आयरीन उसकी बॉडी के पास में जाती है, लेकिन ये डीमन की एक ट्रिक होती है और फिलहाल वो जिंदा था और वह उस रेलिक को पकड़ लेता है, फाइनली अपनी पावर को ले लेता है, यानी कि जो प्योर पावर थी वो उसके अंदर आ जाती है। वो आंखें अब वेलेक के अंदर ट्रांसफर हो चुकी थी, जिसके साथ ही नन के रूप में वेलेक को पूरी पावर आ गई थी और अब वो बहुत ही भयानक और बड़े रूप में आ जाता है। साथ ही साथ में हम देख पाते हैं कि गेट के साथ में जो बच्ची थी, स्पेशली उनमें से एक बच्ची जो कि सोफी को बुली किया करती थी, उसके अंदर वो मॉन्स्टर अपना नाखून गड़ा देता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज थी, क्योंकि उस बच्ची ने यहाँ पर सोफी को मरवाने की कोशिश करी थी और कहते हैं ना कि अपने कर्मों की सजा धरती पर ही भुगतनी पड़ती है। खैर, अब वेलेक इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि यहाँ पर वो आयरीन को उठाकर जलाने लगता है, जैसे कि उसने उस फादर को जलाकर मारा था, लेकिन इतने में ही उसे उसकी मदर की याद आती है। साथ ही साथ में हम एक और झलक देख पाते हैं यहाँ पर लॉरेन वॉरेन की, यानी कि देख रहे हो कि यहाँ पर सारे इवेंट्स कैसे कनेक्टेड है और कैसे फ्यूचर इवेंट्स दिख रहे हैं और चीजें कनेक्ट हो रही है। इसके बाद में सिस्टर आयरीन की, उसकी माँ की और लॉरेन वॉरेन की आंखें चमकती है, जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि ये सारी की सारी वंशज थी सेंट लूसी की। जी हाँ, और इसी तरह से लॉरेन वॉरेन और आयरीन कनेक्टेड है। फिलहाल आयरीन को किसी भी रैली की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें ही यहाँ पर काफी थी। उसके खुद के अंदर ही शक्तियां हैं, जिसके चलते ही वो आग को बुझा देती है और नन को भी हराने लगती है। इसका मतलब यह है कि सेंट लूसी का वंशज होने से आपके पास वो पावर्स है जिससे कि आप ईविल को हरा सकते हैं, बस आपके अंदर फेथ होना चाहिए। अब वेलेक की देखकर बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ जाता है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है और सोफी को भी फंसाने लगता है। इसके साथ ही वो प्रेयर्स के लिए तैयार हो जाती है और डेब्रा, जिसके अंदर फेथ नहीं था, वो उसको भी अपने साथ प्रेयर्स करने के लिए कहती है, जिसके बाद में यहाँ पर मिरेकल्स पर भी उसे भरोसा हो जाता है, क्योंकि उसने शुरुआत में आयरीन को जलते हुए देखा, लेकिन जब आयरीन की आंख अपने आप बुझ गई तो उसे यकीन हो गया कि मिरेकल्स होते हैं। अब वो दोनों ही नोटिस करते हैं कि यहाँ पर वाइन है, क्योंकि पहले ये जगह एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रे करने से वो जीसस का खून बन जाता है, लेकिन उस पर आपको यकीन होना चाहिए। वो दोनों प्रेयर करने लगती है, जिससे कि वो वाइन होली ब्लड बनकर फटने लगता है, जैसे कि नन 1 के एंड में हुआ था। बस फर्क इतना होता है कि वहाँ पर रियल जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, प्रेयर को बहुत महत्व दिया गया है। अब ये जो वाइन जो कि हॉली ब्लड में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो वेलेक को जलाकर खत्म कर देती है, लेकिन हम जानते हैं कि ईविल ऐसे खत्म नहीं होता है और वेलेक यहाँ पर बस फिलहाल के लिए चला गया था। इसका रीजन बहुत ही सॉलिड है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि मॉरिस को ईविल नहीं छोड़ा है, क्योंकि आगे चलकर 1970s में एड एंड लॉरेन उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं। सबसे बड़ी बात हम मॉरिस के एक्सप्रेशन से भी समझ पाते हैं और आयरीन के एक्सप्रेशन से भी समझ पाते हैं कि वो पक्का ठीक नहीं हुआ है, खाली फिलहाल के लिए नन को यहाँ पर सप्रेस कर दिया। या ये भी हो सकता है वो कि किसी और के अंदर चला गया हो, बट आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पर सिर्फ मॉरिस ही है जिसके अंदर नन रह सकती है, या फिर वालेक, बट उसका असली मकसद कुछ और नहीं बल्कि यही था कि उसको रेलिक चाहिए था। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एड एंड लॉरेन वॉरेन को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें चर्च से कॉल आता है, यानी कि एक और नया केस उनके पास में आ चुका है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर मॉरिस का ही होगा। तभी तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें जुड़ेगी और उनको एक नया एक्सोर्सिज्म करना होगा और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नन 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर मूवी का एक्सप्लेनेशन करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।